गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कैसे हो सारे के सारे? सर ठीक। ऑल गुड, बढ़िया चल रहा है। आज Yes, sir. संडे है, आज मैंने सभी को जल्दी जगा दिया लगता है। चलो जी, अपने अपने माइक्स ऑन कर लो जल्दी से, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? उठ जाओ यार, मुंह हाथ धो लो सारे। ब्रेकफास्ट किस किस ने नहीं किया? सर इस टाइम तो सबने किया होगा। अच्छा किया उमर? सर कब का? यार उमर, जब मैं कश्मीर आऊंगा ना अगली बार, मेरे को आपने वो खिलाना है, क्या बोलते हैं उसको, जी सर। जो ओवरनाइट कुक्ड होता है। अच्छा सर, हरिसा। हरेसा। सर लेकिन एक चीज है ना सर, हरिसा खाली विंटर्स में अवेलेबल होता है। चलो कोई समर्स बात में नहीं, मैं विंटर्स में आऊंगा। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो उमर, मेरे को एक चीज बताओ। जी सर। मैं और उमर दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है? 1:1 की कैपिटल शेयरिंग रेशियो, ठीक है? उमर, हम दोनों ना मिलके 5 साल के लिए ना काम करते हैं, ठीक है? जी सर। 5 साल खुली बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। 5 साल तक ना हम देखते हैं कि हमने ना कुछ एक्यूमुलेशंस की हैं मनी की, जी सर। ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने मिलके 1 लाख रुपीस जोड़ा है, 30,000, ठीक है? 30,000 हम दोनों ने जोड़ा है। उमर, मेरे को एक चीज बताओ, 5 साल के बाद हमारे बिजनेस में तजिंदर आता है, ठीक है? जी सर। तजिंदर जी कहते हैं मेरे को भी आप लोगों के साथ काम करना है, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, ठीक है? जी सर। जी सर।
फर्स्ट ईयर में नकुल इज टू उमर 1:1। फिफ्थ के स्टार्टिंग में नकुल इज टू उमर इज टू तजिंदर। ठीक है, जी सर। 1:1 तजिंदर कहता है मुझे इक्वल पार्टनर बना। जी सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, सारे सुन रहे हो ना, बाकी भी? जी सर। चलो, अब Yes, मुझे sir. एक चीज बताओ, लेट्स से मैंने और उमर ने इस टाइम तक 60,000 जोड़ा था, ये वाला 60,000। ठीक है, जी सर। अब कल को हम लोग 10 साल तक काम करते हैं, 10th ईयर में आके हमने आपस में देखा कि हमने कितना कमाया है पैसा, वो सारा एक दूसरे में बांट देते हैं। ठीक है, जी सर। हम लोगों ने सारा कुछ बांट दिया और तजिंदर कहता है यार ये भी तो पैसा पड़ा हुआ है, ये भी तो बांट दो एक दूसरे में, 1:1। तजिंदर कहता है 10th ईयर में 20,000 20,000 20,000 तीनों को दे दो। तो क्या उमर इस चीज के लिए मानेगा? उमर तो बोलेगा सर ये और मेरी जी मेरी नहीं और सर। नकुल सर की मेहनत थी, जी सर। ये तो ये तो गलत हो रहा है, ये तजिंदर को हम कैसे दे सकते हैं? तजिंदर को तो हम वो देंगे जो हमने 6th ईयर से 10th ईयर तक कमाया। जी सर। ठीक है, जी अभी सर। ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स का पार्ट है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम ना आए। तो उमर जी ने बोला कि ये तो हम तजिंदर जी को बांटेंगे नहीं। तो मैंने कहा बताओ फिर क्या करना है? उमर जी कहते हैं सर जब 6th ईयर के स्टार्टिंग में तजिंदर जी ने हमें ज्वाइन किया ना, आप एक काम करो, 5th ईयर के एंड में ये 30,000 दोनों में बांट दो। ठीक सर। ठीक है, जब मैं 30,000 दोनों को बांटूंगा तो मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री करूंगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू नकुल कैपिटल अकाउंट टू उमर्स उमर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। जी सर। ठीक है, जी क्योंकि सर। ये नकुल का भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो, उमर के जी भी सर। कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रो। फिर उसके बाद 6th ईयर से एंट्री करो और 10th ईयर के एंड में ये रहेगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, जी सर। ये मैं आपको इसलिए बढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है आपके सिलेबस में भी नहीं आऊँ, लेकिन मे बी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड कैपिटल शेयरिंग रेशियो। सब समझ गए? जी सर। चलो, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। नकुल एंड उमर ने मिलके 5 साल काम किया था ना। जब इन्होंने मिलके 5 साल काम किया ना, तो यार इन्होंने 5 साल, उमर मैंने और आपने जो बैलेंस शीट बनाई ना 5वें साल के एंड में, उसमें ना हमने लैंड भी दिया, क्योंकि मैंने और आपने मेहनत करके लैंड भी खरीदा था। लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपए थी। ठीक है, जी सर। उसमें हमने लैंड के अलावा बिल्डिंग भी ली, उसमें हमने मशीनरी भी ली, उसमें हमारी लाइबिलिटीज भी थी। ठीक है, उसमें हमारी कैपिटल भी थी। ये हमारी बैलेंस शीट थी। उमर जी ने मुझे बोला कि सर आज हम तजिंदर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सर आप पहले एक काम करो, जब तजिंदर को ऐड करना ना, उससे पहले सर आप ना ये जो वैल्यूज है ना, ये आज की डेट में देखो इसकी क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों, क्या जरूरत है आज की डेट में देखने की? तो मेरे को उमर कहते हैं सर जब तजिंदर हमारी फर्म में ऐड होगा ना, हम्म। तो
हमें हर चीज आज की देखनी चाहिए कि आज की क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर हम पीछे की वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो वो तो गलत पोजीशन, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा ही नहीं बैलेंस शीट का। नया पर्सन अगर कोई ऐड हो रहा हो तो आपको हमेशा पहले अपनी चीजों को रीवैल्यू करना चाहिए करंट वैल्यूज पे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लैंड को रीवैल्यू करता हूँ और लैंड को रीवैल्यू अगर मैं किसी को बुलाता हूँ, पटवारी को मैं या वैल्यूअर को बुलाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन कर दो जी, ये कहते हैं ये आज की डेट में 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है। बिल्डिंग पहले थी 20,000 रुपए की, ये कहते हैं बिल्डिंग बड़ी प्राइम लोकेशन में है, चलो जी इसको भी आप इंक्रीज करो, ये 40,000 कर दो। मशीनरी थी आपकी 20,000 रुपीज की, ये कहते हैं आपकी मशीनरी की ना इतनी कोई वैल्यू नहीं रही हुई, मशीनरी को आप कम कर लो। समझ रहे हो? जी सर। लाइबिलिटीज ये आपको कहते हैं आपकी लाइबिलिटीज थी पहले 10,000 रुपीज की, ये कहते हैं लाइबिलिटीज ना आज की डेट में ना वो बंदा कोई बंदा था वो मर चुका हुआ है, ठीक है, तो अपनी लाइबिलिटी उसको अब पेमेंट नहीं करनी है, आप इसको 8,000 कर दो। मैं कहता हूँ ठीक है, ये सब अगर चेंजेस करनी है तो ये सब चेंजेस अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं लैंड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को लैंड को इंक्रीज करना है तो मैंने आप लोगों को बताया लैंड हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है? रियल है। Real. तो अगर रियल अकाउंट में एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है सर। इसका मतलब अगर मेरे को लैंड को इंक्रीज करना है, अप टू 1.5 लाख लेके जाना है, तो क्या मैं जी बोल सर। सकता हूँ मेरे को लैंड को डेबिट करना है 50,000 से? जी सर। तो क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल को कैपिटल को क्रेडिट करना है। बिल्कुल ठीक है उमर, आपका आपकी ना सोच एकदम सही है। जैसे मैंने आपको ये समझाया कि नए पार्टनर आने से पहले पैसा बांट लो, है ना? जी सर। जी सर। तो उमर तो मेरे को यही कहेगा ना, सर एक काम करो, तजिंदर ने ऐड होना है, पहले आप एक काम करो, पहले हम लोगों को पैसा दो फर्म से कि हमने जिस लैंड पे काम किया उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई, ठीक है, तो 50,000 रुपया हम दोनों में बांटो पहले, है ना? लेकिन मैं उमर को एक चीज बोलूंगा, उमर एक अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो कहता है आप डायरेक्टली कैपिटल में नहीं बांट सकते, आपको कैपिटल में बांटना तो है लेकिन आपको उस पैसे को रूट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, 50,000। मैं कहता हूँ अच्छा फिर लाइबिलिटीज को कैसे करना है? तो उमर जी मुझे कहते हैं कि सर लाइबिलिटीज तो हमारी कम हो गई, तो लाइबिलिटीज जब कम होती हैं तो लाइबिलिटीज से डेबिट हो जाती हैं टू रिवैल्यूएशन 2,000। इसी तरीके से जब मेरी बिल्डिंग इंक्रीज हुई तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, जी सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमें पता लगा कि जब कोई पार्टनर ऐड होता है ना, तो पहले हमें पुरानी चीजों को रिवैल्यू करना होता है और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब ठीक मेरे सर। को आप बताओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनेगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा पेपर में, इसमें से आपको सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको बताऊंगा, आप बड़े अच्छे से आंसर दोगे। Revaluation account is a type of nominal account. ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आपने बोला सर एसेट इंक्रीज होगा, लैंड इंक्रीज होगा ना? जी सर। ठीक है, अगर लैंड इंक्रीज होगा Yes. तो क्या मुझे और उमर को प्रॉफिट होगा? सर होगा ना। होगा ना अगर उमर? लैंड। जी सर। Yes. तो
क्या मैं बोल सकता हूँ Okay. रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट है तो अगर जी कोई सर, प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो डेबिट तो साइड पे डेबिट आएगा। साइड पे आ गया। जी सर। तो क्या जी मैं सर। बोल सकता हूँ इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होगा? जी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगा? मैंने किसी को 10,000 देना था, अब सिर्फ 8 देना है, तो वो मेरे को प्रॉफिट हो गया ना 2000 का। जी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट होगा? जी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा डेबिट होगी? सर ट्रायल बैलेंस में इसका उल्टा हुआ करता था, और यहाँ पे सर अपोजिट है आपस में। रट्टा नहीं लगाना है हमको, सर हमको रट्टा बस भी नहीं लगाया, लेकिन सर याद याद रहा है ना सर। हाँ याद रखने के लिए आप आपने इस सर तरीके से सिखाया किया था था। ना वहाँ। जी सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये मेरी प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो नेट नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा। मैंने कहा ना ये नॉमिनल अकाउंट की तरह है, जैसे जी हम सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। और ये जो जी नेट सर। प्रॉफिट है ना, ये पता कौन सा नेट प्रॉफिट है? ये वो नेट प्रॉफिट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5th ईयर में जब तजिंदर को ऐड करना है, उससे पहले जितना भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड है जी सर। वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले ही। जी सर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैं ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी सर। ठीक। समझ गए ना? किसी को कोई डाउट है? अब मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी भी पार्टनर ऐड होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा बनेगा? दिमाग लगाना थोड़ा सा, अभी मैंने अपने मुंह से बोली हुई है ये चीज। क्या सर? जब कभी पार्टनर ऐड होगा, नया पार्टनर की एडमिशन होगी, तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा बनेगा? पल्लवी आपने बोला यस, बाकी बोलो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करेंगे सर तब भी रिवैल्यूएशन होगा या तब नहीं होता है? देखो, हमेशा याद रखना है, सर क्योंकि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखा ना 1:1:1, तभी हमने रिवैल्यूएशन। तो या सर अगर उसका। मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखूंगा, ठीक है, तो पिछला नया तजिंदर तो हमसे वो भी पैसा मांग लेगा जो पिछला हमारा है अच्छा सर। ठीक। ना? जी सर। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेना देना नहीं है। ठीक सर। This is the internal discussion of the partners among themselves, either to distribute the benefits to new partner or not. जी सर। ठीक। समझ गए? जी सर। तो हमेशा डिस्क्रिशन होती है, देयर कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। ईदर टू add new partner and carry forward
the old balances of assets and liabilities. ठीक है, और दूसरा क्या होगा? To add new partner and revalue the assets and liabilities इसको ऐसे लिखो, revalue the assets and liabilities before adding the new partner. ठीक है, तो हमने कौन सा केस देख लिया? ये सेकंड वाला। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। सेकंड केस होता है कि हम लोगों की म्यूचुअल कंसेंट है, मेरी और उमर की। हम लोग डिसाइड करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हमने इतनी मेहनत की है, लेट्स टेक द बेनिफिट। ये तो बेनिफिट है ना उमर? जी सर। प्रियंका समझ आया? Yes, sir. प्रियंका ये तो बेनिफिट है ना हमारा फर्म का। अगर हम किसी न्यू पार्टनर को ऐड कर रहे हैं तो वी हैव डिसाइडेड टू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट अमंग आवरसेल्व्स। Yes. ठीक है, उसके बाद हम लोग नए पार्टनर को ऐड करें ना, राइट? Yes, sir. तो पहला आ गया हमारा when assets and liabilities have to appear in the books at the revised values. अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे अपीयर करना है तो हम लोगों ने क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है? पहली एंट्री क्या होगी? इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? Yes, sir. और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना हो सकता है आपको बोला जाए कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी? जल्दी से मेरे को प्रियंका बताएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट In तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। liabilities, हाँ. सर फिर से समझे सर ये सर ये हाँ? समझ ही नहीं है सर, ये समझ ही नहीं है सर, जो आपने इंक्रीज एसेट्स डेबिट्स टू डिक्रीज एसेट लायबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये समझ नहीं आया? सर आप मतलब ये एंट्रीज जो दिखा रहे हैं ना सर, ये किस रिलेटेड दिखा रहे हैं आप? सर अभी हमने लिखा ना कि इंक्रीज इन एसेट्स होता है सर, क्रेडिट होता है इसमें। क्रेडिट ही तो हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर इस जनरल सर एंट्री को मैं, सर पहली वाली एंट्री हाँ पहले वाली एंट्री को अगर मैं वो करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, जी सर। ठीक है, जी तो सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये एंट्री कहाँ जाएंगी? दोनों टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो इसमें बाय इंक्रीज इन एसेट नहीं जाएगा, जी सर। है ना उमर? जी सर। जी सर। जी सर। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी नहीं जाएगी। लायबिलिटीज। और ये जो सेकेंड एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट, तो इधर टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझ आया? ठीक सर। आ गया समझ? बिल्कुल ठीक सर, लेकिन फिर थोड़ा हम अभी कह रहे थे ना कि सर इंक्रीज इन एसेट्स जो होता है सर वो क्रेडिट होता है। हाँ, वही तो किया हुआ है। ये रहा क्रेडिट ही तो किया हुआ है। सर यहाँ पे जो हमने लिखा इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाबा मेरी बात सुनो, जी सर। ये इंक्रीज इन एसेट दिस इज अ रियल अकाउंट, जी सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल तो अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक।
ठीक है। अगर ठीक मैं सर। एसेट को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर ठीक इंक्रीज है इन सर, एसेट, डेबिट सर, इसका ठीक इफेक्ट है जाएगा सर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सर, ठीक बैलेंस सर, शीट आगे में आप मेरा समझ। एसेट में ठीक सर। ऐड रिवैल्यूएशन, ठीक है। एसेट अगर पहले ठीक 1 ठीक लाख का था और 50,000 अगर इंक्रीज किया तो इसमें 50,000 इंक्रीज हो जाएगा, ये ठीक 1.5 सर, लाख का आगे आप एसेट। समझ सर, ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, आगे सर। सर सेकंड एंट्री समझा दो, मुझे समझ नहीं हाँ, सेकंड एंट्री समझा रहा हूँ। उमंग, मेरे को एक बात बताइए, आई। Yes, sir. मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चे मेरी बात, जब दो पार्टनर उमंग और साथ में प्रियंका, दो पार्टनर्स है, ठीक है। उमंग और प्रियंका की जो बैलेंस शीट है वो कुछ ऐसी है। इनके पास लैंड पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, इनके पास लाइबिलिटीज पड़ी हुई है 10,000 रुपए, ठीक है। प्रियंका, मेरे को एक चीज बताओ, Yes, sir. आपके पास जो लैंड है, आपके में ना, आपकी फर्म में ना एक नसरीन को आपने एंट्री देनी है, ठीक है। अगर नसरीन को एंटर करना है ना आपने, तो आप लोग सोचते हो पहले क्यों ना हम लोग फर्म से जो इतनी मेहनत की है उसका बेनिफिट ले लें। अब आप किसी वैल्यूअर को बुलाते हो, आप कहते हो बताओ जी हमारी आज की डेट में लैंड की वैल्यू क्या है, वो बोलता है क्यों देख रहे हो, आप बोलोगे हमने नसरीन को ऐड करना है, उससे पहले हम इसका बेनिफिट एक दूसरे में बांटना चाहते हैं। Yes, sir. वो कहेगा कैसे बांटोगे, आप बोलोगे इसको हम पता कैसे बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बनाएंगे। नई बैलेंस शीट में हम लैंड को लिखेंगे 1 लाख प्लस 50,000, ये आ जाएगा 1,50,000, और लाइबिलिटी को रखेंगे 1,10,000 माइनस 2,000, तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। तो वैल्यूअर आपको बोलेगा ठीक है जी आपने ये तो बना दिया, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ दोगे, बैलेंस शीट मैच कैसे होगी आपकी। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये उमंग और प्रियंका एक दूसरे को बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकी ओपनिंग कैपिटल x और y थी, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर लोगे अपने पास कितना, 50,000 प्लस 2,000, दो इधर 2,000 का बेनिफिट हुआ, इधर 50,000 का। इधर आपको अब लायबिलिटी कम देनी पड़ेगी, अगर आपको किसी को पैसा देना था 10,000, आप सिर्फ 8 देना है, तो 2,000 का बेनिफिट हो गया ना। और इधर कितने का बेनिफिट हुआ, 50,000 का। 52,000 को आप ऐड कर लोगे ना कैपिटल में। तो अगर आप 52,000 को कैपिटल में ऐड करोगे, तो मैंने जस्ट इतनी सी बात कही कि इसको आप डायरेक्टली ऐड मत करो, इसको आप जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसके थ्रू नेट प्रॉफिट निकालो और वो डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल में 52,000। तो मैं बोलूंगा ठीक है जी मुझे बता दो कैसे निकालना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो मुझे बताया जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L अकाउंट। अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आप क्रेडिट करो। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है एक, तो ये 50,000 का, दिस इज इंक्रीज इन एसेट, और ये मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो टोटल 52,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 52, वही मैंने इधर किया। उमंग समझ आया? Yes. तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे को कोई कहता है ठीक है आप इसकी जर्नल एंट्री लिख के दे दो, ठीक है, तो क्या मैं जर्नल एंट्री को ऐसे नहीं लिख सकता, जितने भी मेरे को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों मेरे इधर आ रहे हैं ना, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते थे आप, बाय वाले आप डेबिट करते थे टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। Yes, sir. याद आया उमंग? Yes.
तो ये दोनों बाय वाली आइटम्स है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ये टू डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज, ये नुकसान है ना, एसेट अगर डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो नुकसान वाली आइटम्स को आपने इधर लिख दिया। तो अगर इसकी जनरल एंट्री बनानी हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये किया। यस सर, समझ गए? बिल्कुल। अगर अब इधर टू नेट प्रॉफिट निकलता है तो मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कोई डाउट? नो सर। और अगर मेरा नेट लॉस आया तो मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, नेट लॉस ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यस करूंगा या नहीं? और रिवैल्यूएशन अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो आगे चलेंगे। नो सर। मैंने पूछा किसी को कोई डाउट है तो आगे चलेंगे, आपने कहा नो। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है, कोई ऐसे घबराने वाली बात ही नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया? जब हमें बोला गया कि आप when assets and liabilities have to appear in books of accounts at revised values, है ना? जी सर। अगर मैं कहता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं करो, हमें कुछ, मेरे को और उमर को कुछ नहीं चाहिए बिजनेस से, आने दो तजिंदर को भी बिजनेस में, तो हम नहीं बनाएंगे ना रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हम रीवैल्यू नहीं करना चाहते अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को, हम न्यू पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं पुरानी वैल्यूज पे, यस सर। ठीक है? तो उसमें हम लिखेंगे when, लिख लो, एक मिनट तो मुझे,
सबकी नोटिंग होगी? कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये बताया गया कि अगर तो आपके एसेट्स को आपने रीवैल्यू करना है एट न्यू वैल्यूज, तो आपको क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर आपको ओल्ड वैल्यूज में ही लिखना है अपने एसेट्स को, तो आपको पता क्या करना है? आपको मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। दूसरा उसके बीच में वो पड़े होंगे।
नोटिंग हो गई? और इससे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव टू अपीयर इन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यूज, जैसे पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं ना, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव टू अपीयर एट ओल्डर वैल्यूज इन द बुक्स। बिल्कुल। अकाउंटिंग एंट्रीज दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, ठीक है? ठीक सर। मुझे एक चीज बताओ, एक होता है एडमिशन, दूसरा होता है रिटायरमेंट, तीसरी होती है डेथ। तीनों की वजह से अगर एनी चेंज इन पार्टनरशिप डीड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर। एग्जैक्टली। ओके, हमने एडमिशन पढ़ लिया। एडमिशन में हमने ये भी पढ़ लिया कि जब कोई पार्टनर ऐड होता है तो जितनी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो दो तरीके से आगे जा सकती हैं, या तो वो रिवाइज्ड वैल्यूज आगे जाएंगी या फिर ओल्ड वैल्यूज। अगर वो रिवाइज्ड वैल्यूज आगे जाएंगी तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर वो ओल्ड वैल्यूज आगे जाएंगी तो हम मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, इसलिए अपने नोट्स में लिख के रखना। जी सर ठीक। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर रिटायरमेंट होती है तो क्या होता है? A is to B is to C, तीन पार्टनर्स हैं, 1:1:1। इसमें से अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर एक पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो क्या ये बोल सकता है कि मुझे आप फर्म का बेनिफिट दो? क्या ये बोल सकता है कि फर्म के एसेट्स को रीवैल्यू करो और जो भी बनता है मुझे दो? जी सर। बोल सकता है ना? यस सर। यस। तो नोटिंग करो, at the time of retirement or death of a partner, there may be अब स्क्रीन सारी विजिबल है ना? यस सर। There may be some assets and liabilities which are not recorded in books at the current value. Okay, also there may be some unrecorded assets and liabilities which need to be recorded in books. Okay,
इस केस भी a revaluation account is prepared in order to ascertain net gain or loss on revaluation of assets and liabilities and bringing unrecorded items into books. The revaluation profit and loss is transferred to the capital account of all partners, including retiring partner या excluding retiring partner, बताइए. मुझे सोच समझ के सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए या एक्सक्लूडिंग होना चाहिए. सर बेनिफिट्स के लिए तो इंक्लूडिंग ही होना चाहिए ना. अगर हम एडमिशन का केस लेंगे तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर या एक्सक्लूडिंग न्यू पार्टनर. एडमिशन में इंक्लूडिंग. जब ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट करना है, तो सी को एडमिट करने से पहले ये रीवैल्यू करेंगे अपने एसेट्स को. अगर ये रीवैल्यू करेंगे और ये कहते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या ये प्रॉफिट इसको भी बांटेंगे? नो सर, खाली ए और बी लेते हैं वो प्रॉफिट. ठीक है. तो एक्सक्लूड हो अगर जाएगा. ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो रहा है, ये कहता है रिटायर होने से पहले आप रीवैल्यू करो, तो रीवैल्यू करके जो प्रॉफिट होगा क्या वो हम इसमें भी बांटेंगे? यस सर. यस सर, बांटेंगे. यस. बेनिफिट्स के लिए तो बांटेंगे. इधर इंक्लूडिंग आ जाएगा, जी सर. यस सर. एक्सक्लूडिंग कट जाएगा, जी और सर. रिटायरमेंट में एक्सक्लूडिंग आएगा, सॉरी एडमिशन में एक्सक्लूडिंग आएगा. एक्सक्लूडिंग. जी सर. हमें ये बड़े सिंपल से, आपको बस ये एग्जांपल याद रखोगे ना कि एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यू होता है और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. न्यू पार्टनर को क्यों देंगे हम रीवैल्यूएशन इसीलिए कर रहे हैं कि हम इनसिक्योर हैं. हम चाहते हैं आज ही देख लो क्या प्रॉफिट है, अगले वाले बंदे को हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. और जब हम रिटायर हो रहे हैं तो भी हम इनसिक्योर हैं. हम कहते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारी मेहनत का ये दोनों थोड़ी ना खाएंगे. आज ही रीवैल्यू करो, जो प्रॉफिट निकलता है वो मुझे भी दो. समझ आया? जी सर. यस सर.
मुझे एक चीज बताओ, डिसोल्यूशन क्या होती है? पार्टनरशिप डीड को खत्म करना, अगर कोई एग्रीमेंट या रिलेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसोल्यूशन मींस डिसकंटिन्यूएशन। जी सर ठीक। मतलब अगर दो लोगों की पार्टनरशिप थी, वो कहते हैं अब हमने आगे काम नहीं करना, पार्टनरशिप जी सर को ठीक। डिसॉल्व करो। ठीक है। और डिसोल्यूशन जो होती है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस केस में बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड। इस केस में बिजनेस इज क्लोज्ड। समझ गए? जी सर। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है ईदर एडमिशन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन कैन आल्सो बी नोन एज रिकॉन्सिलिएशन। Dissolution of partnership is also known as reconstitution, and dissolution of firm is total closure of the business. ठीक है। और जब dissolution of firm होता है ना, तो all the assets are sold and cash is realized, and then liabilities are paid off. Okay. समझ गए? अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में तो आपने सब पढ़ लिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपने एडमिशन भी पढ़ा, रिटायरमेंट भी पढ़ा, डेथ भी पढ़ ली, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं ना? पढ़ा तो मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकती है? कोर्ट को बिना इन्वॉल्व किए हो सकती है ना? जरूरी थोड़ा ना हमें कोर्ट को इन्वॉल्व करना है। और अगर कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करना, तो पहला क्या हो सकता है, अगर हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लें। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम कंपल्सरीली बोले डिसॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है। अगर सारे बंदे कंपल्सरी बोले डिसॉल्व करनी है, फिर तो कोर्ट को इन्वॉल्व करने की बात ही नहीं ना आती। या तो फिर होता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी, या डी पार्ट आ जाता है बाय नोटिस। ओके, ये नोट करो।
आगे चलूं? Yes, sir. तो मुझे एक चीज बताओ, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? इसकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर कोई नया पार्टनर सर बिजनेस में आए तो उसको भी हम एक कंडीशन होती है all the partners give consent to it. इसका मतलब है कि अगर हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो क्या डिसॉल्व हो जाएगी फर्म? वो तब होगी अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं, या दूसरा हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट among the partners. ओके फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन। किन किन केसेस में? इन फॉलोइंग केसेस firm is compulsorily dissolved. पहला आ गया when all the partners except one are insolvent. मेरे को एक चीज बताओ, हम 5 पार्टनर हैं, 5 में से 4 इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, 4 के पास 1 रुपया नहीं है देने को, तो वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो गई ना? जी सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. और अगर when all the partners are insolvent, फिर तो हो ही गई पक्का। पहला पॉइंट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था अगर 5 में से 4 भी इंसॉल्वेंट हो गए तो एक अकेला पार्टनरशिप थोड़ी ना चला सकता है। पार्टनरशिप के लिए तो मिनिमम 2 चाहिए लोग। When the business becomes illegal, अगर बिजनेस आपको पेपर में क्वेश्चन पता क्या आ सकता है? अगर आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है तो बताओ ये कौन से टाइप की डिसोल्यूशन है? क्या ये बाय एग्रीमेंट है? क्या ये बाय हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटीजेंसी है? समझ रहे हो? जी सर। तो आपको उस केस में बोलना है कि ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन का पार्ट है। अगर आप लोगों के नंबर ऑफ पार्टनर्स जितना एक्ट गवर्न करता है कि इतने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं उससे एक्सीड कर जाती है तो भी डिसॉल्व कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. नोट करो फिर आगे चलता हूँ। Sir, कर दिया। बाकियों ने? सर जो एक्ट है ये वही एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। सर आपने जो लास्ट पॉइंट लिखवाया ना कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट। हाँ 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 हाँ, सर वो एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। जी सर। मैं एक बात बताऊं, जी सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए 50। 50. ठीक है, लेकिन ना Yes. आपके ना सिलेबस में एक बड़ी अनप्लेजेंट एक ऐसी चीज है जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई।
आपकी सिलेबस कहता है कि आपको मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड है 100 एज पर कंपनीज एक्ट। सर इंडियन कंपनीज एक्ट मैंने भी कुछ पढ़ा बुक से क्या कह रहे हो? सर मैंने पढ़ा वो बुक से कुछ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, उसमें कहता है आपको 100 अलाउड है मैक्सिमम। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, कंपनीज एक्ट तो पार्टनरशिप को अप्लाई ही नहीं होता। जी इसलिए सर। मेरे को ना आपके सिलेबस की ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को भी ये चीज नहीं सिखाऊं, लेकिन जी फिर सर। भी अगर क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जी ठीक है? जी सर ठीक। लड़की खाना है तो क्या कहूँगी थी कुछ खाने नहीं। Resolution on happening of certain contingency. कंटिजेंसी क्या हो सकती है? By the expiry of the term of partnership. ये कंटिजेंसी हो सकती है ना? यस सर। By the completion of the venture for which the firm was constituted. उमर, आपने और प्रियंका ने मिलकर एक फर्म बनाई जिसमें आप लोगों ने सोचा आप एक बिल्डिंग तैयार करोगे। अगर वो बिल्डिंग तैयार ही हो गई तो फिर आपकी फर्म भी डिसॉल्व हो गई ना? जी सर। यस सर। ठीक है। कंटिजेंसी कैसे हो सकती है? बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक मिनट। By the adjudication of a partner as insolvent. मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया जी कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बताओ ये कौन से टाइप की आपकी डिसोल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे? कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोलोगे या कंटिजेंसी लायबिलिटी सर्टेन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी? सर फिर से बोलना। अगर मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये कौन से टाइप की डिसोल्यूशन है? कंपल्सरी। ये इसमें भी तो मैंने लिखा है। फिर कंपल्सरी भी तो है। हाँ, तो इसमें भी तो लिखा है बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। सर वहाँ पे लेकिन कंपल्सरी में ऑल पार्टनर्स लिखा है ना। नहीं नहीं, अगर मैं इसमें भी ऑल पार्टनर्स भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी लिख सकता हूँ और ऑल। फिर दोनों है। नहीं, सोचो, ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यू पार्टनर। एडजुडिकेशन वर्ड पे स्ट्रेस डालो। एडजुडिकेशन का क्या मतलब है? डिसीजन। यस, अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया
कि ये इंसॉल्वेंट है, तो वो सर्टेन कंटिजेंसी हुई ना, कि हमें तो पता ही नहीं था ये इंसॉल्वेंट है, या ये डिस्प्यूटेड था। हो सकता है किसी ने बोला हो ये इंसॉल्वेंट है, हमने कहा थी नहीं इंसॉल्वेंट नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट ने ही डिसीजन दे दिया तो वो डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी है। कॉन्टिजेंट है ना, कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ आया नसरीन, प्रियंका, उमंग? फिर से एक बार फिर से समझा दो। प्रियंका मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको पूछा, आपको क्वेश्चन अगर आता है पेपर में बोला जाता है कि अगर कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है हम्म। तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बताओ वो कौन से टाइप की डिसोल्यूशन है? क्या वो कंपलसरी डिसोल्यूशन है, क्या वो एग्री बाय एग्रीमेंट है, क्या वो बाय ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी है? इधर लिखवाए थे ना मैंने चारों। यस सर। मुझे यस सर। बताओ इन चारों में से वो कौन से टाइप की डिसोल्यूशन है? कॉन्टिजेंसी वाली। क्यों? क्योंकि ये अचानक से होगा ना, अचानक से कोर्ट डिसीजन देगा। नहीं, मैंने कहीं कोर्ट की बात ही नहीं की, मैंने पर क्वेश्चन फिर भी पूछा। मैंने क्वेश्चन पूछा सिंपली, अगर आपका एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, आपको याद रखना होगा अगर क्वेश्चन में एडजुडिकेशन वर्ड आता है ना, तो फिर contingent- तो फिर contingent- कॉन्टिजेंट ये सर्टेन कंटिजेंसीज की वजह से डिसॉल्व होगा, ठीक है? यस अदरवाइज वो बाय कंपल्सरी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। उसके बाद फोर्थ क्या था हमारा? बाय नोटिस। बाय नोटिस। तो अब हम पहुंचे बाय नोटिस, ठीक है? When the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention
to dissolve the firm. जल्दी से नोट कर लो। ये सारे पॉइंट क्या थे? ये सारे पॉइंट थे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। और इसमें था बाय एग्रीमेंट, बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीन्यूअसीज, बाय नोटिस। अब सेकंड आता है डिसोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देखो ये नोट हो गया। यस सर। अब सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है, पहला हो गया विदाउट, पहला क्या था? विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और इसमें क्या क्या आ जाता था? इसमें आता है बाय बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेकंड पॉइंट क्या था? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी, अनसर्टेन कॉन्टिनेंसी। थर्ड पॉइंट मेरा था सर्टेन कंटिंजेंसीज, फोर्थ पॉइंट क्या था मेरा? बाय नोटिस। सर अब नेक्स्ट आ गया मेरा विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो लाल रंग से लिखते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा? कोर्ट कब डिसोल्यूशन का ऑर्डर देगा? अगर कोर्ट को लगता है कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट को लगता है अगर कोई पार्टनर पागल हो गया है, ठीक है, कोर्ट को लगता है अगर कोई क्रिमिनल है इनमें से, तभी दे सकता है ना कोर्ट ऑर्डर। तो क्या क्या कंडीशंस में कोर्ट ऑर्डर देगा? पहली हो सकती है व्हेन अ पार्टनर becomes of unsound mind, that is insanity of partner, सेकंड क्या हो सकता है? incapability of partner, अगर कोर्ट ने बोला कि पार्टनर एक इनकेपेबल है बिल्कुल काम करने के लिए, अगर कोर्ट कहता है कि अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट, अगर कोर्ट कहता है अगर कोई पार्टनर जानबूझ के या बार बार एग्रीमेंट के असूलों को तोड़ता है,
या अगर कोर्ट कहता है business cannot be carried on except for loss, अगर कोर्ट कहता है ये बिजनेस में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ये अब लॉस ही होना है, तो भी कोर्ट कह सकता है। या फिर on any other ground which the court thinks just and equitable to wind up the business. Very easy points. आगे चलूं? चलेगी। हो गया। और मेरे को एक चीज बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया इसका। At the time of dissolution, मेरे को एक चीज बताओ, डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जो जो सामान है बिजनेस में, क्या वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? एसेट्स वगैरह। अब तो देखो पार्टनरशिप खत्म हो रही है, उमर समझ रहे हो? जी सर। अब पार्टनरशिप तो खत्म हो रही है ना, तो जब पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो आपको लगता है कि जितने भी मेरे पार्टनर्स थे, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो उनको सारा कुछ मिल जाना चाहिए। जी सर। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हो? जी सर। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जितने भी एसेट्स थे वो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप एसेट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पार्टनर्स में, तो एसेट क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे? डेबिट होंगे ना सर। एसेट डेबिट होंगे? सर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम क्रेडिट होंगे। एसेट मेरे डेबिट वैल्यू होती है ना, डेबिट। जी सर। एसेट ऐसे मेरा डेबिट होता है, जब मेरे को Yes, बुक से एसेट बाहर निकालना है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। जी yes, सर। sir. ठीक 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 बिजनेस। बस इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। और इस चीज के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर, ठीक है। और मे भी आप लोगों को पूछ सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में बताओ एसेट्स के अलावा बाकी लाइबिलिटीज का क्या करोगे, तो लाइबिलिटीज का भी हम उसी तरीके से इफेक्ट लेंगे। लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर हमने खत्म करनी है लाइबिलिटीज तो हम उनको डेबिट कर देंगे, ठीक है।
जी सर ठीक। चलिए जी, अब हम क्लास ओवर करते हैं आज की। अच्छे से मेहनत करो और रिवाइज करो, ठीक है, जो जो पढ़ रहे हैं। ठीक सर। ओके जी, Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.